हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत डीपली समझेंगे। बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमारा एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। उसके विषय में डिटेल में बात करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करने से पहले हम जो टॉपिक लिखेंगे वो है फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मल्टीपल चार्जेस कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, बहुत सारे अलग अलग चार्जेस हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज जो कि हम ड्रॉ करेंगे ग्रीन कलर से, ठीक है ना। ये एक टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात यह है कि ये क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करने से पहले यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ करेंगे एक, बेसिकली यहाँ पे अच्छा रहेगा कि हम दूसरे कलर से ड्रॉ करें तो जिससे आपको समझने में सुविधा होगा। ये वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एक रफली ड्रॉ कर दे, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, इधर हमारा कहीं ना कहीं जेड एक्सिस होगा, इसको इस तरह से ड्रॉ किया। अब बात ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये एक चार्ज है जिस चार्ज का नाम है Q1, इसको हम लोग Q1 बोल दिए। दिस इज Q2, दिस इज Q3। इस तरह से ढेर सारा चार्जेस होंगे हमारे पास और यहाँ पे Qn तक चार्जेस है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में हमको बात करना है। तो इस चार्ज पे Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा। अगर ये हमारा Q4 है तो ये Q4 भी फोर्स लगाएगा। उस तरह से बाकी चार्जेस भी फोर्सेस लगाएंगे, Qn भी फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सुपर बेसिकली फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इस टॉपिक का नाम है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज होता है मल्टीपल चार्जेस का फोर्स निकालने के लिए, उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसका डेफिनेशन अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। ये एक चार्ज है, ये चार्ज ओ है मान लेते हैं, ठीक है ना। ये चार्ज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, फिर n तक चार्जेस है। तो हर एक चार्ज इस क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा, Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q2, इंडिविजुअली सब अलग अलग फोर्सेस लगाएंगे। लेकिन कोई भी दो फोर्स के बीच में तीसरा फोर्स इंटरैक्ट नहीं करेगा। जब वन फोर्स लगा रहा है तो सिर्फ वन ही इस पे फोर्स लगाएगा, जब टू फोर्स लगाएगा तो सिर्फ टू ही फोर्स लगाएगा। मतलब कि सबका इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल करके अगर हम वेक्टर सम कर देते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को, उस फॉर्मूला को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को और भी डिटेल में देखेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फोर्स जो है हमारा ओ पे लग रहा है, कितना फोर्स लगेगा, तो टोटल नेट फोर्स, यहाँ पे वेक्टर साइन देंगे क्योंकि वेक्टर फोर्सेस लगाएगा। ओ पे 1 फोर्स लगाएगा, 2 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस विल बी R1, ठीक है। ये एक R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग तरह से इसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हर एक चार्जेस का देख सकते हैं, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे फोर्स ओ पे कितना लग रहा है, इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा, तो 1 के कारण फोर्स लगेगा, इसके कारण फोर्स लगेगा। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लग किस पे फोर्स रहा है, जीरो पे लग रहा है। किसके कारण, 1 के कारण। फोर्स ऑन ओ या फिर जीरो ड्यू टू 1, ये एक फोर्स हो गया। फिर प्लस फोर्स लग किस पे रहा है, ओ पे लगेगा, किसके कारण, 2 के कारण। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 2, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 3, ठीक है। इस तरह से डॉट 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 करते हुए फोर्स ऑन ओ ड्यू टू एन चार्जेस तक लगेगा। हर एक फोर्सेस को हम इंडिविजुअली ऐड कर, ऑन ड्यू टू, ठीक है ना। इस तरह से लिख लिया। अब ये जो प्रिंसिपल है, जो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हम किए हैं, ठीक है ना, इसी प्रिंसिपल को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। चलिए एक बार हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो डेफिनेशन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस exerted on it due to all other charges। ठीक है ना, जितने भी चार्जेस थे देखे ना, सबका वेक्टर सम ले लेंगे, और हमने लिया भी था, आपने यहां पे देखा कि सबका वेक्टर सम हमने ले लिया। ठीक है ना, तो किसी भी, बोला क्या गया कि द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, वहां पे गिवन चार्ज क्यू नॉट था ना, ये गिवन चार्ज क्या था, क्यू नॉट था, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट, उस पे कितना फोर्स लग रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये भी बात बोले, अगर हम वन जीरो पे फोर्स लगा रहा है तो वन ही लगाएगा, उस केस में टू का कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो इंडिविजुअल चार्जेस का फोर्सेस को हम क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो फाइनली अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यहां पे लिखें, जैसे कि ये डेफिनेशन तो हो गया है, इसको अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला के तौर पे लिखें तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा इसका, आप देख सकते हैं, एफ ओ इज इक्वल टू एफ ओ वन प्लस एफ ओ टू। ठीक है ना, हम कभी जीरो बोल रहे हैं कभी ओ बोल रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप जीरो भी कह सकते हैं, आप ओ भी कह सकते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप जीरो कहिए। ठीक है ना, एफ जीरो थ्री डॉट 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 एफ एन तक का बात करेंगे, एफ जीरो एन हो जाएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, दिस विल बी जीरो, और यहां पे हमने जीरो एन बिठा दिया। अब आगे बात करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो किसी भी चार्ज पे कितना नेट फोर्स लग रहा है ड्यू टू डिफरेंट मल्टीपल चार्जेस, तो उस चीज को निकालने के लिए, उसका फोर्स, नेट फोर्स को निकालने के लिए जो प्रिंसिपल का यूज करते हैं, दैट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम लोग बात करेंगे क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, तो इसके कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले तो आप कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक चार्ज है Q। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग एक चार्ज Q को कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक चार्ज Q है, और ये चार्ज Q ना किसी एक यूनिट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे सामने एक यूनिट चार्ज इस तरह से रहेगा, इस यूनिट चार्ज पे ये फोर्स लगा रहा है। अब अगर इस यूनिट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, तो हो सकता है इसको रिपेल करे या फिर अट्रैक्ट करे, कुछ भी। अगर ये नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो रिपेल करेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। ये जो चार्ज है अपनी जगह पे रह के, ठीक है ना, बिना डिस्टर्ब हुए दूसरे चार्ज पे जब फोर्स लगाता है ना, इसका मतलब क्या, कि ये अपने आसपास एक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है। सही है नो, ये जो क्यू है ये अपने आसपास एक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है, और ये जो एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है ये इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है। सही है नो, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिकल फोर्स इस यूनिट चार्ज पे लग रहा है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट है ना, इसी इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि जी किसी भी चार्ज के नजदीक जाने से उस चार्ज का इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, तो हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि वहां पे एक चार्ज है। अब वो जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो अपने फील्ड के द्वारा लगा रहा होगा, तो हर एक चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, तो इस यूनिट चार्ज पे ये अपना फील्ड को शो कर रहा होगा। अब इस फील्ड को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम लोग एक बड़ा ही शानदार एग्जांपल लेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक जंगल के अंदर में कहीं ना कहीं खो गए हैं, यहाँ पे एक बहुत ही घना जंगल है। ठीक है, ये बहुत ही घना जंगल है, कुछ इस तरह से है। ठीक है ना, और इस घना जंगल के अंदर में यहाँ पे एक जगह है जहां पे शेर रहता है, यहाँ पे ये टाइगर का प्लेस है। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, आप इस जंगल पे एंटर किए, ये आप हैं यहाँ पे एंटर किए, यहाँ पे कोई भी इंसान एंटर किया है। ठीक है ना, ये इंसान जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइगर का खतरा इस पे बढ़ता जाएगा। सही है सोनू, क्योंकि टाइगर तो यहाँ पे है, और अगर ये यहां से दूर जाता है, इस जगह से अगर दूर जाता है, तो टाइगर का इफेक्ट इस आदमी पे धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो टाइगर के फील्ड से दूर जा रहा है।
टाइगर का एक डर का फील्ड बना हुआ है ना, एक फियर का फील्ड बना हुआ है चारों तरफ। टाइगर ने अपने चारों तरफ एक फियर का फील्ड बना रखा है, ठीक है। टाइगर से तो डर सभी लोगों को लगता है। जिस तरह से टाइगर का एक अपना फील्ड है, जैसे जैसे टाइगर के नजदीक जाएंगे हमारा खतरा बढ़ता जाता है, मतलब कि टाइगर का फील्ड बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे हम अगर चार्ज के बारे में बात करेंगे, चार्ज को एज अ टाइगर अगर हम ट्रीट करें, तो चार्ज भी क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज के हम नजदीक जाएंगे वैसे वैसे चार्ज का फील्ड भी हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग फॉर्मूला के तौर पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन को समझ ले तो ज्यादा बेटर, ठीक है ना। ये तो हम एक टाइगर के फॉर्म में आपको एक एग्जांपल दिए कि टाइगर भी एक फील्ड बनाता है, डर का फील्ड बनाता है। लेकिन यहां पे आपने देखा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने से पहले एक फील्ड क्रिएट होता है, इसके आसपास एक फील्ड होता है, और यही फील्ड को एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है ना। बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट है ना, जितना नजदीक जाओगे आप चार्ज का, वो इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट उतना ज्यादा इंटेंस होता जाता है, उतना ज्यादा पावरफुल होता जाता है, ठीक है। जैसे कि आप शेर के नजदीक जितना जाओगे उतना ज्यादा डर आपका बढ़ता रहेगा, उतना फील्ड का इफेक्ट बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो थोड़ा और हम आगे जाकर के एक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये होता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द सोर्स। हमारे पास सोर्स तो ये था, याद करो, दिस इज द सोर्स। ये सोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। फोर्स लगा रहा था, यहां पे वही बात बोला गया है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at that point without disturbing the position of the source। यहां पे सोर्स का पोजीशन को हम लोग चेंज नहीं किए हैं, लेकिन हम यहां पे देख सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ फील्ड अपना एक्सपीरियंस करा रहा है इस यूनिट चार्ज को, जिसके कारण इस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में अच्छे से आ गया है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बेसिकली तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक तरह से ये भी कहा जा सकता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का बात बोला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ पे वैल्यू होगा दैट विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज हो जाएगा, जिस ये टेस्ट चार्ज है या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अनुसार अगर हम यहाँ पे एक चार्ज ड्रॉ करने का कोशिश करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे चार्ज है जो कि Q है, और ये अपना फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है कहीं ना कहीं, ये अपना फील्ड एक्सपीरियंस कराएगा एक Q0 छोटा सा चार्ज पे, ठीक है ना। तो Q और Q0 के बीच में जो हमारा फोर्स होगा, ठीक है ना, तो फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होने वाला है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू फोर्स बाई Q0। अब देखो ये फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करके Q0 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये हमारा फॉर्मूला देखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया, होल डिवाइडेड बाई Q0 होगा। अब ये Q0 कैंसिल, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर इसी चीज को हम यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू हमारा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना कि हमारा पॉइंट चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पे उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसको थोड़ा और डीपली अगर समझे कि जैसे कि ये चार्ज है, ये थोड़ा दूर चला जाएगा तो इसका फील्ड का इफेक्ट घट जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, घट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब कि आर का वैल्यू अगर बढ़ता है जो कि डिनोमिनेटर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि E जो है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इफ ये ई हमारा बढ़ेगा कब, जब आर घटेगा, ठीक है ना। और ई घटेगा कब, जब हमारा आर बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। ये देख रहा है आपको। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये बात क्लियर है तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है ना, कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या रोल है क्या नहीं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का बात करेंगे, दिस इज प्लस क्यू। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा आउटवर्ड फ्लो करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इधर से डॉटेड लाइन में बनाए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये कहीं ना कहीं बाहर की ओर जाएंगे, ये बाहर की ओर जाएंगे, यहाँ भी बाहर की ओर बना देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम बना सकते हैं कुछ ऐसा होने वाला है और ये कुछ ऐसा होने वाला है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ये दिस इज क्यू। क्लियर है ना। अब ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। अब देखो, जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कोई भी चार्ज के सामने आप किसी दूसरे बॉडी को लाते हो तो फील्ड दिखता थोड़ी है कि ये अंदर से बाहर की ओर जा रहा है या बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, वो दिखता नहीं है। लेकिन चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके कॉन्वेंशनली हम लोग पॉजिटिव चार्ज में ऐसा कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रहे हैं। ये हमारा हाइपोथेटिकल एजम्पशन है, ये हम खुद से एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज में। अगर पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करें, ये अगर हमारा एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो अंदर की तरफ आएगा कहीं ना कहीं इस तरह से। ये हमारा नेगेटिव चार्ज होगा जो कि अंदर की तरफ आएगा। सही है सब। ये कुछ ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा नेगेटिव चार्ज, बात समझ रहे हो। ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाते हैं। ये कॉन्वेंशनली लेते हैं कि पॉजिटिव में अगर बाहर है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ऑपोजिट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये अगर बाहर निकल रहा है तो हमारा ये अंदर की ओर जाएगा। अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, ये जो हमारा लाइंस है ना, दिस लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम, यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां की ओर जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, यही इसका डायरेक्शन है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये बात क्लियर है, ठीक है ना, अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कि हमारा क्या होता है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का और क्या होगा डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दोनों का डायमेंशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को निकालेंगे अभी हम लोग। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा, E इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई चार्ज, होता है ना। तो अगर हम SI यूनिट का बात करेंगे तो SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम होगा ना, न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका न्यूटन होता है और ये आपका कूलम होता है, ठीक है ना। तो ये न्यूटन पर कूलम हम लोग SI यूनिट लिख सकते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक ना। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज को हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा न्यूटन पर कूलम हो गया। अब अगर हम लोग डायमेंशन का बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
अगर हम डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं तो दिस विल बी, ध्यान देना है कि ये हो जाएगा क्या हमारा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स का, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स का जो हमारा डायमेंशन होता है वो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और जो चार्ज का डायमेंशन होगा, चार्ज इज नथिंग बट ए इंटू टी, करंट इंटू टाइम होता है। ठीक है, इसका वैल्यूज को जब हम लिखते हैं तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन आएगा हमारे पास वो आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, और ए माइनस वन। ये हमारा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अगर ये आपका डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो अब जो हम लोग बात करेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है ना। एक जनरल पॉइंट पे बात करेंगे तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के अलावा किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर हमारा एक चार्ज रखा हुआ है तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सारा बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करते हैं आपको ये जो सारा टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। तो अगला टॉपिक तो आपको पता चल गया ना कि हम लोग क्या किस टॉपिक पे क्लास लेने वाले हैं। तो रेगुलरली आप वीडियोस को देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते रहिए, ठीक है ना। हम अलग से एक प्रैक्टिस कोर्स भी लेकर के आएंगे, जैसे कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी हम करा देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पहले तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद हमारा एक कोर्स आएगा चैप्टर वाइज ही, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। एक बार आपने चैप्टर खत्म कर लिया फिर वहां से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो तब तक के लिए चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।